नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल डेवी स्टडी क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो आपका सेशन है कुछ स्टैटिक जीके को लेकर के हमने कुछ कई कई दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं। स्टैटिक जीके आपका 2024 के लिए जो एग्ज़ाम आपने फील करा है एमटीएस, ये खासकर जो उन बच्चों के लिए ये क्लास प्रोवाइड है जो एमटीएस एसएससी एमटीएस 2024 का फॉर्म फिल किए हैं। और सीजीएल वाले बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि क्वेश्चंस सब मिलजुल के ही हैं, मतलब सेम क्वेश्चंस है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें मैंने इन्वॉल्व करा है। आई मीन मिक्स करके मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि मतलब सर आपके पढ़ाने का जो तरीका है वो आई थिंक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, आप थोड़ा सा अटकते हैं। तो जानते हैं आप, अटकना मेरा इसलिए होता है कि मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊँ, और डिटेल में पढ़ाने के लिए थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती हैं क्योंकि मेरा छोटा चैनल है। तो मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें मैं वैसे करूँ जो एक लगे आप लोगों को, एक तरह से लगना चाहिए कि हाँ चीज़ें भले ही कुछ ऐसी हुई हों, बट क्या है कि हमें एग्ज़ाम पैटर्न से सारी क्वेश्चंस एग्ज़ाम पैटर्न के मुताबिक सारे पैटर्न से हमें मिली हैं क्वेश्चन। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि क्लास छोटे होंगे तो ज़्यादा सही लगेगा, क्योंकि 20 क्वेश्चंस मैं कराता ही हूँ। देखिए, जब ज़्यादा क्वेश्चन करा देने का मतलब ये नहीं होता कि आपको समझ में आना चाहिए पढ़ना। मतलब आपको अगर 20-20 क्वेश्चन, आपके 25 क्वेश्चन ही होते हैं, तो आपको 20-20 क्वेश्चन इसलिए मैं कराता हूँ ताकि आपको आपको समझ में आए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर मैं करा दूँ, सारे के सारे क्वेश्चन करा दूँ तो आपको समझ में तो आना भी चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि मतलब पढ़ा दिया और तो छोड़ो जाने दो, इसके बारे में मुझे नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा एक उद्देश्य ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको समझ में आना चाहिए। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या बन के आता है, आप देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। देखिए, उत्तर में, सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए, उत्तर में क्या है, खरीफ, और दक्षिण भारत में रबी की फसलें हैं। इनमें किसे कहा जाता है, मतलब कौन सा है। आप जानते ही हैं, ये जो तिल है आपका, तिल, ये आपका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन वाइज का जो टॉपिकली होता है मैं वही कराता हूँ। ठीक है, डिटेल्स तो आपने कई बार पढ़ा भी होगा। ठीक है, डिटेल भी करा सकते हैं हम। ठीक है, देखिए, अर्थशास्त्र के संदर्भ में ईपीएफ में पी का अर्थ क्या होता है। अर्थशास्त्र के संबंध में ईपी, जो ईपीएफ है उसमें पी है, और पी का अर्थ क्या है वो आपको बताना है। प्रॉफिट, देखिए प्रॉफिट है, ये भी गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, प्रमोशन, ये भी गलत है। भविष्य निधि, जिसको कहते हैं प्रोविडेंट फंड। देखिए, आप जानते हैं ना, आप किसी भी एक कंपनी में जब आप जॉब करते हैं, किसी भी कंपनी में आपका एक जॉब लगता है, कोई भी कंपनी होती है आपकी, तो जिसमें जॉब करते हैं तो उसमें आपका पीएफ कटता है कुछ परसेंट। ठीक है, जो जिस परसेंट से आपकी सैलरीज होगी उस हिसाब से आपका पीएफ कटता है। उसी को कहते हैं भविष्य निधि। क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं भविष्य निधि कहते हैं। तो उसको ही हम बोलते हैं प्रोविडेंट फंड, जिसको हम पीएफ के तौर में जानते हैं, पीएफ के रूप में समझते हैं। ठीक है, चले अगला प्रश्न। किसी अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन रिक्त स्थान का एक हिस्सा है, बताइएगा कौन सा हिस्सा है। प्राथमिक, क्या है, प्राथमिक। ऑप्शन जो आपका है जो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो आपका हो जाएगा प्राथमिक, यही आपका एक हिस्सा होता है। ठीक है, ये चीज़ें जब आपको पॉलिटी पढ़ाई जाएंगी तो आपको जियोग्राफी और पॉलिटी जब पढ़ाई जाएंगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। जियोग्राफी में ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स, सॉरी इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझा देंगे। बट अभी तो फ़िलहाल आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो फिर एग्ज़ाम्स में ही आप ज़्यादातर अपना फोकस करें। तो आप पहले ये आप समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन वाइज ये पैटर्न है, तो आपको सिर्फ मैं क्वेश्चन के आंसर ही कराऊंगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या कहते हैं, यदि, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, यदि राष्ट्रीय आय 10 करोड़ है और विदेशों से शुद्ध घटक आय 2000 करोड़ है तो घरेलू आय क्या है। देखिएगा, आप सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा कि घरेलू आय का यहाँ पे, घरेलू आय के बारे में बताया नहीं गया है। तो यहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय आय कितना है, 10 करोड़। कितना है, 10 करोड़। ठीक है, और इसको हम 10,000 ले लेते हैं, 10K। ठीक है, और ये कितना है, विदेशों का शुद्ध घटक आय कितना है, यहाँ पे बता देते हैं, 2। कितना है, 2000। ठीक है, ये 2000 है। तो अगर आप 10 में से 2 को माइनस कर देंगे तो कितना होता है आपका, 8 होगा ना। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8।
ठीक है, आपका 8 हो जाएगा, आपका ऑप्शन 8,000 आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 8,000। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक अप्रत्यक्ष है? बताइएगा, अप्रत्यक्ष कर है, क्या है, अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर कौन सा है, निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? देखिए आपका ऑप्शन क्या है, वस्तु पर सेवा, क्या है, वस्तु और सेवा कर, वस्तु और सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम जीएसटी के नाम से भी जानते हैं। जीएसटी जो आपका होता है यही एक का अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है ना। इसको इसको ही हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी तो आपका जो ये है कॉरपोरेशन टैक्स, पूंजीगत कर, आयकर, ये तो सब जानते ही हैं आप लोग। ठीक है, चले अगला प्रश्न आपका क्या बनता है, जीएसटी के संबंध में जीएसटी आईएन, इसका पूर्ण नाम क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है? चलिए बताया इसमें से कौन सा है, देखिएगा। एक तो आपका बनता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नोट हो गया, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन नोट हो गया। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, गुड्स, सर यहाँ पे कोट्स हो गया, ये गुड्स है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये आपको गुड्स है यहाँ पे, ठीक है, ये गुड्स है, ये कोट्स नहीं है, ये गुड्स है, ओके, ये भी गुड्स आपका है, ठीक है ना, यहाँ पे जी लगेगा। तो यही आपका आंसर जो आपका हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें, ये गुड्स लिख लीजिएगा, इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती हैं, थोड़ी टाइपिंग में ही मिस्टेक हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं है। चलें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये क्या है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, रिक्त स्थान है, योजना वर्ष रिक्त स्थान में जारी की गई थी। बताइएगा किसके उसका ये है। तो आपका ऑप्शन क्या है यहाँ पे, देखिए 1951, ऑप्शन क्या होगा आपका, 1951 में जारी की गई थी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, मैं प्रथम प्रथम और द्वितीय के सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, बट आप पहले तो आप अपने फोकस करिए एग्ज़ाम के बारे में। और हमारे यहाँ बारिश है, बादल गड़क रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, जो लोग बाईफोकल लेंस लगाते हैं, यानी जो पहनते हैं, रिक्त स्थान होता है बाईफोकल लेंस। सबसे बड़ी बात है, बाईफोकल लेंस के बारे में आपको जानना पड़ेगा, तो ये मैं किसी और दिन बता दूंगा। तो सबसे बड़ी बात ये होती है, जिनमें दूरदृष्टि और निकट दृष्टि दोनों होता है, वही बाईफोकल लेंस पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं जरा दूरदृष्टि, जरा दूरदृष्टि। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, चलें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? जो आपका 9वां प्रश्न आपका है, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होगा? बताइएगा इसमें से। देखिए, लाइट इमिटिंग डिवाइस, लाइट इमरजेंसी डिवाइस, लिक्विड इमिटिंग डिस्प्ले, या फिर लाइट इमिटिंग डियोइड, क्या है, डॉइड। बताइएगा इसमें से क्या होगा? ऑप्शन जो आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, लाइट इमिटिंग डॉइड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका, एक प्रतिरोधक में जब एक प्रतिरोध में जब प्रतिरोधक को दुगना कर दिया जाता है तो धारा क्या होता है? एक प्रतिरोध में प्रतिरोधक को दुगना, यहाँ पे प्रतिरोध था, ठीक है, ये कहाँ नहीं है, प्रतिरोधक को दुगना कर दिया जाता है तो धारा का क्या होगा? धारा क्या होगा? अब आप सबसे बड़ी आप बात देख लीजिएगा, जैसे कि अगर कोई भी चीज़ है, अब ऐसे तो आपको हम बता नहीं पाएंगे क्योंकि चीज़ों को आपको पढ़ना फिजिक्स में, फिजिक्स से आपको बताऊंगा। अभी ये सारी चीज़ें तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि आपको आधी हो जाएगी, ये मान के चलिए कि धारा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, जब हम दुगना करते हैं तो क्या होता है, वो आधा हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा फिर से कभी, ठीक है। अभी तो फिलहाल आप अपने एग्ज़ाम के बारे में तैयारी करें। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए क्या लिखा है, पदार्थ की न्यूनतम जो लिखित में, न्यूनतम लिखित में से किस अवस्था को बॉस आइंस्टाइन संघनन के नाम से जाना जाता है? बताइएगा, पांचवी किसके नाम जानता है?
5वें के नाम से। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, यहाँ पे कुछ और है, ठीक है। चलिए इसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है, इसका मैं आपको जवाब दे दूंगा शॉर्ट वीडियो में, ठीक है ना। इसको मैं शॉर्ट वीडियो में आपको जवाब दे दूंगा, बट ये आप इसको छोड़ दीजिए आप। चलें अगले प्रश्न की तरफ चल रहा हूँ। 11वां क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपको बनता है, म्यूरियाटिक एसिड किस यौगिक का दूसरा नाम है जिसका उपयोग क्लोराइड उर्वरक और रंगों के उत्पादन में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और फोटोग्राफिक कपड़ा और रबर उत्पादन यानी उद्योग में किया जाता है? बताइएगा कौन सा होता है जो इसमें है। सल्फ्यूरिक एसिड है, परक्लोरिक है, नाइट्रिक एसिड है, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड? इसमें से कौन सा है जो म्यूरियाटिक एसिड को, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। म्यूरियाटिक एसिड ऑप्शन आपका पढ़ते देख लीजिए, फिर से पढ़ते हैं। म्यूरियाटिक एसिड किस यौगिक का दूसरा नाम है जिसका उपयोग क्लोराइड उर्वरक और रंगों के उत्पादन, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और फोटोग्राफी कपड़ा और रबर उद्योग में किया जाता है? तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये हाइड्रोक्लोराइड एसिड जो है यही आपका होगा, ठीक है। खनिज कार्नोटाइट, क्या लिखा है? खनिज कार्नोटाइट एक महत्वपूर्ण स्रोत है किसके लिए? जस्ता या फिर यूरेनियम, लोहा, तांबा, किसके लिए है बताइएगा। तो देखिए ये है यूरेनियम के लिए। किसके लिए है? यूरेनियम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यूरेनियम। अगस्त में, यहाँ पे क्या लिखा है, अगस्त सन 2024 में डीआरडीओ ने किस स्वदेशी रूप से विकसित ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण सफलपूर्वक किया था? चलिए बताइएगा किसका किया था। आपका ऑप्शन है गौरव। किसका किया था? गौरव का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था? प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत जो है वो किसने लिखा था? चलिए ऑप्शन पे आते हैं। देखिए एक आपका ऑप्शन क्या है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जयासी। ऑप्शन क्या है? मलिक मोहम्मद जो जैसी थे इन्होंने ही लिखा था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो हुआ था दिसंबर 1931 में। दिसंबर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, मयूर नृत्य किस राज्य के ब्रज क्षेत्र से संबंधित है? बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य से ये संबंधित है, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आपका जाएगा। भूमि से घिरा हुआ, क्या लिखा है? भूमि से घिरा हुआ भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? देखिए ये तो अब कई बार आपने पढ़ा है जीके जीएस में, इसको कई बार मैंने खुद ही पढ़ा है, दूसरों की मैं बात ही नहीं करूं, ठीक है। मैंने खुद ही कई बार आपको बताया है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा विशाखापट्टनम, क्या जाएगा? विशाखापट्टनम जो आपका हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होता है? जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है बताइएगा। वाइस प्रेसिडेंट होता है। कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, उपराष्ट्रपति, यही होते हैं जो राज्यसभा के अध्यक्ष, ठीक है। चलें अगला प्रश्न आपका। अगला प्रश्न जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन ये आपका अगला प्रश्न कहता है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? बताइएगा। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? देखिए बिना आंसर बिना क्वेश्चन देखिए आप बता दें, मन में सोच लीजिएगा, मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने बता दिया। तो आई थिंक आपने सोच लिया होगा, अकबर ने, ठीक है। चलिए अकबर ने ही बनवाया था। आज के लिए बस इतना ही। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बस आप थोड़ा सा मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। ये मत देखिए कि मैं कैसे बोल रहा हूँ कैसे नहीं, बट आपको सही बात कर रहा हूँ, इसलिए कि अभी तो थोड़ी सी चीज़ें समझनी भी होती हैं, क्योंकि मैं खुद ही तैयारियाँ कर रहा हूँ।
एक हिसाब से बात करें तो मैं खुद पढ़ रहा हूँ और मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं गलत कैसे पढ़ूंगा? आप बताओ, अगर मैं गलत पढ़ूंगा तो फिर आपको कैसे पढ़ाऊंगा? यहाँ पे तो आपको समझना ही पड़ेगा ना। तो आज के लिए